बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष अर्थात बीएड प्रथम सेमेस्टर पेपर 1 नॉलेज एंड जो है करिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। जो पेपर का नाम है आपके, तो पेपर का नाम क्या है? नॉलेज एंड करिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका यह पेपर है और बीए प्रथम वर्ष अर्थात प्रथम सेमेस्टर का यह प्रथम प्रश्न पत्र आपका है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम। इसके सिलेबस की वीडियो जल्द ही आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आपको बता दूं कि अगर आपको और भी बीएड की वीडियो चाहिए, बीएड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है बीएड के क्लासेस की, तो आप लोग बताएंगे। मैं आपको दूसरा चैनल जो मेरा है यमे करेकर नाम से है, उस पर मैं बीएड की क्लासेस आपकी प्रारंभ करवा दूंगा। उस पर आपकी बीएड की क्लास होगी। ओके, तो आप लोग उस चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर अभी एक भी वीडियो बीएड की हमने नहीं डाली है, लेकिन बीएड की वीडियो और एमए की वहाँ पर जल्द ही मैं डालने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा पहले से ही। तो आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट है या आप लोग अगर कहते हैं कि सर बीएड की बनाइए, तो मैं ज़रूर बीएड पर फोकस करूंगा और अच्छे अंक आपको दिलवाने का प्रयास करूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि सर हाँ बिल्कुल बीएड की वीडियो आप बनाइए उस चैनल पर। ओके, तो अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल उस चैनल पर आपकी क्लासेस प्रारंभ करवा दूंगा। ओके, मैं ट्रायल वीडियो आपके डिमांड पर ले रहा हूँ कि अगर आप लोगों की रुचि है तो बिल्कुल मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। ओके, और साथ ही साथ ये लेक्चर जो है आपका बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा शास्त्र के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि शिक्षा का अर्थ वगैरह उसमें भी पढ़ना पड़ता है, तो उसको हमने बीए प्रथम वर्ष में भी पढ़ाया है। हालांकि बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत भी पढ़ लीजिए। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, स्वरूप और विषय क्षेत्र अर्थात मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। देन जो है उसका जो स्वरूप है अर्थात नेचर है वो भी हम समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम स्कोप ऑफ एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो विस्तार से हमारे हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ को आपको बताने का प्रयास करूंगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे और फिर उसके बाद में आप कहेंगे। तो आज का वीडियो जो होगा आपका वो चैप्टर 1 का होगा, खास करके ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो पेपर का नाम है उसके चैप्टर 1 यूनिट 1 का नाम है आपके यूनिट 1 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का यह एक प्रकार से पहला वीडियो आपके समक्ष है, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा के अर्थ को, शिक्षा की परिभाषा को, शिक्षा की प्रकृति अर्थात स्वरूप को और शिक्षा के विषय क्षेत्र को समझेंगे। आइए चर्चा करते हैं। आसानी से एक एक मुद्दे को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा। आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछेगा उसको भी आपको बता दूं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा के बारे में हम समझेंगे, उसके संकुचित अर्थ, उसकी व्यापक अर्थ और उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र अर्थात स्कोप सभी को हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम आसानी से हर एक मुद्दे को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, शिक्षा के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। और यह एजुकेशन शब्द कहाँ से बना भाई? तो यह लैटिन भाषा के शब्द से बना। किसके? लैटिन भाषा के शब्द से बना, जिसका नाम है क्या? एजुकेटम। तो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना आपका एजुकेशन, जो कि अंग्रेजी भाषा का है, और उस एजुकेशन से बनी आपकी क्या? शिक्षा। तो मतलब एडुकेटम शब्द को दो शब्दों में हम बांट सकते हैं। तो जैसे कि दो शब्दों में कैसे ये बटा हुआ, दो शब्दों के मिलने से बना हुआ एडुकेटम। कौन कौन से? पहला है ई और दूसरा है क्या? डूको। तो ई और डूको से बना है। यहाँ पर ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर प्रकाशित हो। क्या? अंदर से बाहर की ओर प्रकाशित हो, ये होता है ई मतलब। और डूको माने होता है आगे बढ़ना। क्या? डूको माने क्या होता है? आगे बढ़ना। अर्थात इस शाब्दिक अर्थ का तात्पर्य यह है कि बालक के अंदर जो कुछ भी है, बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी है वह अभिव्यक्त होकर के बाहर की ओर प्रकाशित हो। बाहर उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उसके अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर निकले, वो बाहर आए। वही क्या है? बालक शिक्षा के जो वही क्या है? शिक्षा होती है। और बालक शिक्षा के पश्चात विकास की दिशा में अग्रसित हो सके, ऐसा जो है शिक्षा का जो है एक प्रकार से उद्देश्य रहा है। इस अर्थ के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विकास की क्या है? शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बालक में निहित शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करके उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है या उसके प्रगति के लिए मार्ग खोल देती है। इसके अतिरिक्त मतलब कि एडुकेयर
तथा जो है एडुसियर, दो शब्द हैं। एक देखेंगे यहाँ पर लिखा है EDUCARE और एक लिखा है EDUCERE। ओके, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। शब्द भी जो है शिक्षा के उपरोक्त अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं। जो आपका एडुकियर शब्द है, एडुकियर जो शब्द है आपका, उसका मतलब होता है आगे बढ़ना, और जो एडुसियर शब्द है उसका मतलब होता है विकसित करना। ठीक है, तो शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की एक और संस्कृत भाषा की माने तो हिंदी जो संस्कृत भाषा है उसका एक शब्द है शिक्ष। शिक्ष शब्द को धातु, अंग्रेजी में धातु कहा जाता है। मजेदार बात यह है, शिक्षा शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति, उसकी जो उत्पत्ति हुई शिक्षा शब्द की, हिंदी वाला जो शिक्षा है उसकी संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा की मतलब संस्कृत भाषा में इसका जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सीखना अथवा ज्ञान ग्रहण करना, उसी को शिक्षा कहते हैं। सीखना एक अत्यंत विस्तृत शब्द होता है, बड़ा शब्द होता है, जिसका आशय होता है बालक आजीवन जो कुछ भी सीखता है वही क्या है, वही शिक्षा है। शिक्षा का यह अर्थ उसकी व्यापकता की ओर इंगित करता है। ठीक, परिवार, विद्यालय, समाज आदि से बालक जो कुछ भी सीखता है वो सब क्या है, वही सब शिक्षा है। और ये संस्कृत भाषा का जो शिक्ष धातु है इससे तात्पर्य निकलने से हमको पता चलता है। ओके, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। शिक्षा के आपको अर्थ समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। आइए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका कि शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित माने होता है कम वाला अर्थ। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से अगर शिक्षा को हम कम शब्दों में बयां करें या कम जो है तरीकों से देखें कि शिक्षा यही होती है, तो संकीर्ण अर्थ उसको कहते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ, एक होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ, बड़ा स्तर, तो संकुचित अर्थ माने तो छोटा अर्थ। ओके, तो शिक्षा का छोटा अर्थ मतलब संकीर्ण अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान पर, अर्थात विद्यालय में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है एक क्रम से, वो संकीर्ण अर्थ होता है शिक्षा का। और जो आप खुले में जिंदगी भर मतलब जो आपका व्यापक अर्थ होता है वो अब जब से आप पैदा हुए हैं तब से जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जीवन प्रयत्न जो है आप शिक्षा को सीखते रहते हैं, तो वो सीखना जितना भी आप सीखते हैं वो सब शिक्षा है, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। ओके, तो वो हमारा शिक्षा का जो शब्द है शिक्षा धातु, जो शिक्ष धातु से है वो व्यापक मतलब इंगित करता है उसकी ओर। संकीर्ण अर्थ में शिक्षा क्या है भाई, एक निश्चित स्थान पर, अर्थात विद्यालय, वो निश्चित स्थान कौन सा है, विद्यालय है, उसमें पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर। ये फिक्स है कि हाँ आपका सिलेबस कक्षा 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में वो है, 4 में वो है, इंटर आप पास करेंगे, ये पहले से फिक्स है, निर्धारित है, उसके आधार पर प्रदान की जाती है। विद्यालय में शिक्षा एक निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान कराता है। यह शिक्षा एक निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से के अवधि के उपरांत क्या हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है और शिक्षा यहाँ पर पूरी हो जाती है। कहते हैं PhD वगैरह कर ले तो शिक्षा का अंत हो गया, शिक्षा आपने कर ली। ठीक, यहाँ पर टी रेमंड एक महोदय हैं और वह इस विषय में कहते हैं कि शिक्षा संकीर्ण और अधिक निश्चित अर्थ में मात्र उन विशेष प्रभावों को अपने अंतर्गत मानती है जो समाज के वयस्क सदस्यों के द्वारा बालक को प्रभावित करने हेतु जानबूझकर अथवा नियोजित रूप से प्रदान किए जाते हैं, वो शिक्षा के जो है संकीर्ण अर्थ के रूप में बताते हैं ये। जबकि डेबर महोदय कहते हैं, डेबर महोदय क्या कहते हैं भाई, डेबर महोदय आपके कहते हैं, डेबर महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और उसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को विशिष्ट सांचे में ढाला जा सकता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें और जिसके द्वारा, शिक्षा एक प्रक्रिया होती है जिसमें, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को विशिष्ट ढांचे में ढाला जा सके, शिक्षा ऐसी प्रक्रिया होती है। ठीक, तो ये बात किसने कही है, ये बात ड्रेबर महोदय ने कही है। अब आगे शिक्षा के व्यापक अर्थ को हम समझते हैं। अभी तक हमने शिक्षा के संकीर्ण अर्थ, संकीर्ण विचारधारा को समझा, अब शिक्षा के व्यापक अर्थ को हम समझते हैं। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली व्यापक प्रक्रिया होती है। आजीवन मतलब कि जब तक आपका जीवन नहीं है तब तक चलेगी, जीवन तक चलती रहती है। जन्म लेने के उपरांत व्यक्ति किसी न किसी से कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है और यही शिक्षा का व्यापक रूप होता है। इस संबंध में टी रेमंड महोदय ने लिखा, क्या लिखा, टी रेमंड महोदय कहते हैं कि शिक्षा विकास का वह क्रम होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के अपने भौतिक, सामाजिक तथा
आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन की वास्तव में शिक्षा प्रदान मतलब जीवन ही वास्तव में शिक्षा प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, विस्तृत मनोरंजन, यात्रा इत्यादि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। तो जीवन प्रयत्न हमेशा व्यक्ति कहीं ना कहीं पे कुछ सीखता ही रहता है और वो सीखना शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है, ऐसा टी रेमंड कहते हैं। टी रेमंड ही नहीं, इसके अलावा सभी लोग यही मानते हैं। इस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहती है, अपितु समाज में इसका आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है और ये प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ हमने आपको बता दिया और शिक्षा की उत्पत्ति संबंधी अर्थ भी हमने समझ लिया। दो भाषाओं की उत्पत्ति हमने समझी, लैटिन भाषा वाली उत्पत्ति समझी, एडुकेटम हमने एडुकेयर के बारे में बताया आपको और एजुसियर के बारे में बताया आपको, और इसी के साथ साथ हमने और भी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया। ओके, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, तो वो भी हमने आपको बताया। तो कई अर्थ आपके हमने बता दिए, तो अर्थ अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जो है शिक्षा की परिभाषाओं को देख लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। ओके, आइए समझते हैं भाई। तो कुछ विशिष्ट विद्वानों एवं शिक्षाविदों की परिभाषाओं का उल्लेख हम लोग देख सकते हैं, उनको हम समझते हैं। उसके बाद में हम शिक्षा की एक अपनी परिभाषा आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले व्यक्ति है आपके पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी महोदय कहते हैं शिक्षा की परिभाषा को देते हुए कि शिक्षा जो होती है, क्या कहा पेस्टालॉजी महोदय ने शिक्षा की परिभाषा को देते हुए? कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शिक्षा जो होती है वो मनुष्य की जन्मजात होती है। जन्मजात मतलब जब तक मनुष्य जन्म लेता है उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही क्या कहलाता है? जो मनुष्य की शक्तियाँ होती हैं जो जन्म के साथ आती हैं, उसी का धीरे धीरे विकास होता है और वही विकास की जो होता है जो वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है, वही शिक्षा होती है। ओके, ये पेस्टालॉजी कहते हैं। आगे एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक चेतन एवं उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया मतलब उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। शिक्षा में उद्देश्य छिपा हुआ होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, और शिक्षा एक चेतन प्रक्रिया भी होती है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति चेतन प्रक्रिया माने होता है, एक होता है अचेतन। अचेतन माने जिसका कोनो चेतन ना हो जगह, तो वो अचेतन होता है। और चेतन माने होता है जिसके जीव जान हो, मतलब सजीव। ठीक, तो जिसमें शिक्षा एक चेतन एवं उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है, जिससे एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। ये बात किसने कही? एडम्स महोदय ने कही। शिक्षा एक चेतन प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स महोदय ने कहा। शिक्षा एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया, किसने कहा? एडम्स महोदय ने कहा। और ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, जिससे क्या होता है? दूसरे के विकास को ज्ञान की दक्षता का आदान प्रदान से रूपान्वित किया जाता है। कुछ हमारे पास है, हम आपको दे दिए, कुछ आपके पास है, कुछ हमें दे दिए, तो जो हमने आपस में आदान प्रदान किया वही क्या है? शिक्षा होती है। ओके, ऐसा एडम्स महोदय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगले व्यक्ति हैं आपके कौन? अगले आएंगे आपके भाई थॉमसन कहीं इन दोनों लोगों से, एडम्स से और पेस्टालॉजी के, भैया तुम ही दोनों जने परिभाषा देख के नहीं जानते हो, हम परिभाषा कुछ देवे कहीं? हाँ भैया दो, कौन सी परिभाषा आप दोगे? तो GH थॉमसन महोदय कहने लगे बड़े ही रोचक शब्दों में, कहा कि शिक्षा से मेरा आशय, तुम लोगों से नहीं आशय, मेरा आशय जो है। तो GH थॉमसन कहने लगे, क्या कहा? कि शिक्षा से मेरा आशय क्या है? वातावरण के किस प्रभाव से है? उस प्रभाव से है। कौन सा प्रभाव? जो व्यक्ति में उसके व्यवहार, उसके विचार एवं अन्य आचरण जो होता है उस व्यक्ति का, उसकी आदतों में अस्थायी परिवर्तन लाता है। तो जो व्यक्ति का विचार होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, वो उसके आचरण में या उसकी आदतों में व्यवहार लाता, अस्थायी परिवर्तन लाता है, वही शिक्षा होती है। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में परिवर्तन होता है, ऐसा मानना कहीं ना कहीं पे GH थॉमसन का यहाँ पर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। और यही बात जो है इनकी मतलब कि इनके कथनों में हमको दिखाई पड़ती है। क्या कहा? कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, शिक्षा से मेरा ओपिनियन जो है, दिस इज माई ओपिनियन, GH थॉमसन करे, मैं नहीं कह रहा हूँ,
कह रहे हैं कि शिक्षा से मेरा आशय वातावरण के उस प्रभाव से होता है जो व्यक्ति में उसके व्यवहार, विचार एवं अन्य आचरण की आदतों में अस्थायी परिवर्तन लाता है। चाहे व्यक्ति के व्यवहार में लाता हो परिवर्तन, चाहे व्यक्ति के विचार में परिवर्तन लाता हो, चाहे उसकी आचरण में, उसकी आदतों में परिवर्तन लाता हो, वो परिवर्तन लाने वाला जो है वही क्या होती है? शिक्षा होती है। ऐसा जी.एस. थॉमसन कहते हैं। ओके, समझ में आगे बातें? आगे समझते हैं। अर्थात जिसके द्वारा आदतों में परिवर्तन हो, आचरण में परिवर्तन हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, विचार में परिवर्तन हो, वही प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। तब तक कहा भैया थॉमसन महोदय ठहरो थोड़ा सा। हार्द महोदय ने कहा तो एक हार्द मारा, कहा ब्रेक लगाओ भाई अपने इस पर, हम भी कुछ कहेंगे। कहा बोलो भाई, तुम भी बोल दो। कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, हम कहा कि हमने बहुत छोटा सा बोलेंगे, हमारा नाम जैसे छोटा है हार्द, वैसे हम छोटे से बोलेंगे। क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रकृति से क्या होता है? समन्वय स्थापित करता है। और ये हार्द महोदय जितना छोटे बात इनकी है ना, उतने ज़्यादा एक खोट, मतलब कि इतना ज़्यादा इसमें क्या ससैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, वह वाली हाल हार्द महोदय के है। हार्द महोदय कहने लगे, क्या कहे आप? कि शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है और उसकी जो प्रकृति हो, मतलब व्यक्ति और प्रकृति से समन्वय स्थापित करता है। व्यक्ति जो होता है वो प्रकृति से, प्रकृति माने नेचर, नेचर माने क्या समझते हैं ना? दिस इज नेचर। नेचर का मतलब यहाँ पर तात्पर्य यह है मेरा कि जो भगवान है, जो ऊपर से जो प्रकृति, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। तो भैया वही प्रकृति, अर्थात प्रकृति से मनुष्य कैसे समन्वय स्थापित करे, प्रकृति के साथ कैसे घुले मिले, प्रकृति के जो बताए गए मार्ग है, प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए जो विचार हैं, उन पर कैसे चलें, ये समन्वय, प्रकृति और मनुष्य का समन्वय अगर बना रहता है तो प्रकृति जो होती है कभी मनुष्य का निरसन नहीं करती, कभी मनुष्य का एलिमिनेशन नहीं करेगी। तो वो बात यहाँ पर हार्द महोदय कहने लगे। बड़ी ऊंची बात कही इन्होंने और ये काबिले तारीफ भी है हार्द महोदय की बात। इन्होंने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के बीच में और प्रकृति के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है? समन्वय स्थापित होता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है। अगला भाई, तो एक बात तो कन्फर्म है कि सभी विद्वान शिक्षा को एक प्रक्रिया मान रहे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं ना, ये तो कन्फर्म हो ना। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है, ये बात समझ लो। स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं, इसको समझते हैं भाई। स्पेंसर महोदय कहते हैं कि हार्द भैया तूने तो बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, बहुत ऊंची बात कही, अब थोड़ा हमारो सुन लो भाई। हाँ, भले ही आप बड़े हो गए लेकिन हमारी बात भी सुन लो। कहा हाँ बोलो भाई। कहा कि शिक्षा जो होती है वो मनुष्य के अंदर एवं बाह्य से संबंध स्थापित करती है। अब भैया इन्होंने कहा कि दूसरा, इन्होंने क्या कहा था कि समन्वय स्थापित करती किसके किस बीच में? व्यक्ति और प्रकृति के बीच में, वह शिक्षा होती है। लेकिन स्पेंसर महोदय कहने लगे कि भैया आपकी बात तो हम मान लेते हैं लेकिन एक बात हमरो सुन लो। कहा बोलो। कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंतर, जो अंतर उसके बैठा हुआ, जो अंदर की उसकी जो है एक प्रकार से भरतार्सना है, अंदर की जो बातें हैं, वो अंतर एवं बाह्य से संबंधित संबंध स्थापित करती है। अपने उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके बाहर क्या निकल रहा है, उन दोनों में तारतम्यता स्थापित कर देना ही शिक्षा का कार्य होता है, ऐसा मानना स्पेंसर महोदय का है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या इतनी बातें आपके समझ में आई? अगर आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसी प्रकार से और भी आपको बीएड से संबंधित क्लास लेनी है तो आप ये कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं बीएड की क्लास आपको दे दूंगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब अगले आपके व्यक्ति हैं कौन? फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रस्फुटित होती हैं। अर्थात ऐसी शक्तियां जो कि बालक के अंदर जन्मजात थी, वो शक्तियां बाहर आती हैं कैसी प्रक्रिया के द्वारा? शिक्षा के द्वारा, शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा। ओके, ये फ्रोबेल कहते हैं। आगे लाक महोदय कहते हैं कि पौधे पालन द्वारा विकसित किए जाते हैं, जबकि जो शिक्षा होती है, मतलब जो मनुष्य होता है, मनुष्य के द्वारा शिक्षा, मतलब कि मनुष्य शिक्षा द्वारा, मतलब पौधे पालन के द्वारा विकसित होते हैं। अगर पौधों को हम पालें ना, पौधों को हम अच्छे तरीके से जो है पानी वगैरह न दें तो पौधे नहीं विकसित होंगे। तो जिस प्रकार से पौधे को विकसित करने के लिए पालने की आवश्यकता होती है, उसको देखने की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसी बात को लाक महोदय कहते हैं कि पौधे पालन द्वारा विकसित होते हैं तथा मनुष्य शिक्षा के द्वारा विकसित होते हैं। ओके, अगले व्यक्ति हैं आपके नन महोदय। नन महोदय कहते हैं
कि शिक्षा जो है बालक की व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सकता है। ये बात नन महोदय कहते हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा है। तो इस प्रकार से अगर शिक्षा के अर्थ को हम समझें तो शिक्षा के संकुचित व व्यापक अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वास्तविक अर्थ में शिक्षा संकुचित एवं विस्तृत दोनों अर्थों का जो है प्रगतिशील समन्वय है। शिक्षा की प्रक्रिया औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूपों में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के विकास में और समाज का कल्याण करने की दृष्टि से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। कौन? शिक्षा। शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम शिक्षा के स्वरूप और प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक भाई, समझते हैं शिक्षा की प्रकृति क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ओके, शिक्षा का स्वरूप एवं प्रकृति अर्थ नेचर एंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ओके, शिक्षा के स्वरूप को निम्नलिखित रूप में हम समझा जा सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, शिक्षा एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। क्या? शिक्षा जो है वो एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। अच्छा, ये बताइए शिक्षा को शिक्षा कौन कहता है? तो शिक्षा को शिक्षा जो कहते हैं वो हमारे योगी बाबा जो हैं वो शिक्षा को शिक्षा कहते हैं। ओके, आप कभी सुनिएगा उनके भाषण वगैरह को। तो देखें, शिक्षा एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, इसको समझते हैं। तो शिक्षा की एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ मिली जुली होती है। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य ज्ञान की क्रिया करता है तो उसी समय भावात्मक क्रिया भी होती रहती है। श्री S.B. जोशी महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शरीर, मन, संवेगों तथा आत्मा की समरूप अभिवृद्धि करना होता है। तो ये पहली बात है, ये इसका स्वरूप है। दूसरा स्वरूप क्या है शिक्षा का? कि शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। क्या? शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। जब भी आपसे एग्जाम से पूछेगा फॉर्म ऑफ एजुकेशन तो आप क्या बताएंगे? ये सब चीज़ें बता दीजिएगा। ओके, नेचर ऑफ एजुकेशन तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं वहाँ पर। शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा जो होती है अस्थिर होती है और जो कुछ क्रियाशील होती है उसे बालक में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता रहता है। तो कनिंघम महोदय कहते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों ही विचार दृष्टियों से शिक्षा परिवर्तन को लाना है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा की प्रक्रिया से मनुष्य एवं समाज दोनों को आगे बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ने में उनमें परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया, शिक्षा में हमेशा परिवर्तन होता है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा की अपनी परिभाषा भी बदलती रहती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरी बात क्या है भाई? तो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लेना एक विज्ञान का एक प्रकार से बढ़िया द्योतक है। तो इसकी प्रकृति भी आप यहाँ से बताते हुए चलिए। अगला है कि इसका स्वरूप क्या है भाई? कि शिक्षा एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक ज्ञानात्मक, चाहे आपसे शिक्षा की जो है प्रकृति पूछे, चाहे आपसे उसका स्वरूप पूछे, दोनों बातें एक ही है। दोनों में से चीज़ें आप लिख दीजिएगा। अगला, शिक्षा एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर नहीं होती है बल्कि लगातार चलती रहती, बदलती रहती है। तो टी रेमांड महोदय जैसा कि कहते हैं कि शिक्षा शैशव अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक लगातार चलने वाली क्या है? प्रक्रिया होती है, ऐसा टी रेमांड महोदय कहते हैं। ओके, तो शिक्षा एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया, अर्थात ज्ञानात्मक मतलब होता है चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलती रहती है। ओके, चौथी बात इसकी ये है कि शिक्षा दो ध्रुवों वाली प्रक्रिया है। क्या? शिक्षा दो ध्रुवों वाली प्रक्रिया है, अर्थात एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा दो ध्रुवों वाली प्रक्रिया है जिसमें एक ध्रुव पर कौन है? एक ध्रुव पर विद्यार्थी है तो दूसरे ध्रुव पर कौन है? शिक्षक है। तो एक ध्रुव क्या है? शिक्षा। एडम्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा दो ध्रुव हैं। शिक्षा के कितने भाग हैं भाई? दो ध्रुव है उसके, एक पर एक विद्यार्थी है, दूसरा कौन है? शिक्षक है। इसे कुछ विद्वानों ने दूसरे नाम से पुकारा है। उनके अनुसार यह सिखाने की प्रक्रिया होती है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया भी कहा है। किसको? शिक्षा को। तो क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बच्चे का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जबकि जो जॉन ड्यूबी महोदय शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि शिक्षा की त्रिमुखी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को ध्रुवीय प्रक्रिया माना है। उन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी के साथ साथ सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी महत्व दिया है, जिसे दूसरे रूप में हम पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं।
तो शिक्षक तथा शिक्षार्थी के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी महत्व किसने दिया है, जो है जॉन डीवी महोदय ने दिया है, और उसी को पाठ्यक्रम कहते हैं। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, जॉन डीवी महोदय ने कहा। त्रिमुखी माने कि एक तो भाई शिक्षक हो गया, एक शिक्षक हो गया, एक शिक्षार्थी हो गया, और एक उसका क्या हो गया, पाठ्यक्रम, जो कि शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, किसको, शिक्षार्थी को। ओके, इस प्रकार शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम में तीन प्रमुख ध्रुव माने जाते हैं शिक्षा के। अगला चीज भाई, छठवां मुद्दा क्या है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया। क्या, शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, ज्ञानात्मक विकास भी होता है। इस संबंध में रूसो महोदय कहते हैं कि शिक्षा भीतर से होने वाला विकास होता है, सॉरी, शिक्षा भीतर से होने वाला विकास है, ना कि बाहर से होने वाला संयम। यह तो मूल प्रवृत्तियों और अभिरुचियों की क्रिया से होता है, ना कि बाह्य शक्तियों की अनुक्रिया से होता है। ये बात भी ध्यान रखें। जबकि गांधी जी महोदय, मतलब गांधी जी कहते हैं कि बालक या वयस्क की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी अच्छाइयों को मतलब का प्रोत्साहन करके उसका सर्वोन्मुखी विकास करना मेरे विचार में क्या है, शिक्षा। ऐसा शिक्षा की परिभाषा किसने दी है, महात्मा गांधी जी ने दी है। अब हम शिक्षा की प्रकृति को और उसके हमने जो है स्कोप को समझ लिया, मतलब कि उसकी प्रकृति अर्थात नेचर और उसके स्वरूप अर्थात फॉर्म को समझ लिया। ओके, अब हम शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र को देखेंगे अर्थात स्कोप ऑफ एजुकेशन। ओके, शिक्षा के अंतर्गत वे सभी विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिनसे शिक्षा किसी न किसी रूप से संबंधित है। शिक्षा और इन विषयों के पारस्परिक संबंध में अन्य उप विषयों की रचना की जाती है, जिसका अध्ययन शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र अथवा विषय विस्तार का उल्लेख संक्षेप में किया जाता रहा है। आइए हम समझते हैं शिक्षा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले शिक्षा दर्शन को समझते हैं। शिक्षा शास्त्र दर्शन शास्त्र में भी पढ़ा जाता है, दर्शन शास्त्र शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन के प्रति कुछ न कुछ दृष्टिकोण अवश्य होता है, यह उसका जीवन दर्शन कहलाता है, जिसके अनुसार वह जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा होती है। अतएव जीवन दर्शन के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, उसका उद्देश्य, उसका पाठ्यक्रम आदि निर्मित किए जाते हैं। इन समस्त बातों का अध्ययन शिक्षा के दर्शन के अंतर्गत किया जाता है, अतः शिक्षा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र का एक अंग भी है। ओके, तो ये एक प्रकार से पहला क्षेत्र इसका होगा। दूसरा क्षेत्र कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को भी स्थान दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा हम बालक की प्रकृति को समझ पाते हैं, बालक की इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है बालक की, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसका जो है अभिवृत्ति क्या है, मतलब उसकी एक प्रकार से एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है उसका, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका चिंतन क्या है, स्मृति क्या है, उसकी विस्मृति क्या है, कल्पना शक्ति बच्चे की क्या है, बच्चे की बुद्धि कितनी है, विकास क्रम उसका कैसा हुआ, व्यक्तिगत उसका गुण कैसा है, व्यक्तिगत गुण सीखने की प्रक्रिया उसकी कैसी है। इन सभी तत्वों का अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और जो टीचर अगर इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर लेता है वह अच्छा एक टीचर हो जाता है, जो बच्चे की रुचियों के हिसाब से पढ़ाता है, क्योंकि ये सभी तत्व बालक की शिक्षा के आधार पर माने जाते हैं। और इन्हीं तत्वों एवं शक्तियों के आधार पर बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ओके, आगे है शिक्षा का इतिहास। तो भाई वर्तमान की उत्पत्ति अतीत पर ही आधारित होती है। तो अतएव प्रत्येक शिक्षा शास्त्री के लिए आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल की शिक्षा के विकास का इतिहास जानना अति आवश्यक होता है। जब तक हम शिक्षा के विकास के आज तक हुए परिवर्तनों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक देश एवं काल के अनुकूल हम शिक्षा की संरचना नहीं कर सकते हैं। अतएव शिक्षा के इतिहास का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के इतिहास को भी पढ़ते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र भी पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक होता है। ये भी इसका एक जो है अंग है, अभिन्न अंग है। शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्ति एवं शिक्षा पर समाज, क्या, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्ति एवं शिक्षा पर समाज के प्रभाव तथा
समाज पर शिक्षा के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। समाज पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, और या फिर शिक्षा द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज के द्वारा शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समाज का स्वरूप क्या है, मतलब हम इस शिक्षा मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र से हम ज्ञात कर सकते हैं कि शिक्षा का शिक्षा मतलब समाज का स्वरूप क्या है, समाज और शिक्षा का क्या संबंध, मतलब उसका संबंध कैसा है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज के क्या क्या कार्य हैं, समाज के विकास में शिक्षा का क्या क्या कार्य हैं, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंध क्या है, शिक्षा किस प्रकार समाज पर नियंत्रण रखती है, समाज क्यों शिक्षा की व्यवस्था करता है, आदि बातों का हम अध्ययन करते हैं और इसे शैक्षिक समाजशास्त्र के नाम से भी जो है जाना जाता है। आगे देखते हैं भाई तुलनात्मक शिक्षा। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत हम दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों एवं प्रयोगों का भी अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे आगे देखिए तुलनात्मक शिक्षा। तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत हम दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों एवं प्रयोगों का भी अध्ययन करते हैं। अन्य देशों की उपयोगी बातों को अपना करके हम अपनी शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी और आधुनिक बनाते हैं। तो ये तुलनात्मक शिक्षा की विशेषता है। शैक्षिक समस्याएं क्या क्या हैं, इसको भी हम इसके अंतर्गत इसे के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वर्तमान समय में जो शैक्षिक समस्याएं हैं उन पर भी विचार किया जाता है कि क्या समस्या है, इसके समाधान के तरीके खोजे जाते हैं कि कैसे इसका समाधान किया जा सके। आज हमारे देश में अनेक शैक्षिक समस्याएं विद्यमान हैं, जब तक उनका समाधान हम लोग नहीं करते हैं तब तक शिक्षा का विकास जो है हो पाना एक प्रकार से कठिन कार्य होगा। तो शिक्षा विकासशील नहीं की जा सकती जब तक हम लोग उन समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाते हैं। अगला है आपका कि शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन क्या है। शैक्षिक संगठन एवं प्रकाशन, आइए समझते हैं भाई शैक्षिक संगठन एवं प्रकाशन क्या है। ओके, शैक्षिक संगठन एवं क्या है भाई, शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन। शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन, तो शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक संगठन भी शिक्षा शास्त्र के विषय माने जाते हैं। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांतों और प्रणालियों का अध्ययन करने से हमें शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा विद्यालयों का उचित एवं उपयोगी संगठन करने के लिए बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होना जो है आवश्यक होता है। और सुसंगठित एवं सुप्रकाशित विद्यालयों की स्थापना कर हम शिक्षा की प्रक्रिया का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और इसके अंतर्गत अन्य जो है स्वतंत्र विषयों को भी सम्मिलित करके हम उनका भी जो है उनके संबंधों का विस्तृत अध्ययन भी करते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा बहुत ही व्यापक है। शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है। शिक्षा मानव का विकास करती है। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ मैन। शिक्षा क्या करती है भाई, जॉन डिब्यू कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिसमें वह अपने वातावरण पर अधिकार कर सके और अपनी भावी आशाओं को क्या कर सके, पूरा कर सके। शिक्षा जो है प्रशिक्षण कार्य है एक प्रकार से। एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो तमाम सारी चीज़ें जो कि हमने आपको बता दी। तो ये अब आप लोग अगर आपकी जो है इच्छा है, अगर आप लोगों की राय है कि आपको पढ़ाया जाए तो आपको मैं और भी पढ़ाता रहूँगा। इसी प्रकार से आपका बीए जो बीएड आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, बीए प्रथम वर्ष का प्रथम सेमेस्टर का, वो कौन सा है आपका प्रथम वर्ष का, अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। तो अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है, उसको भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। और तृतीय प्रश्न पत्र का आपका क्या नाम है भाई, आपके तृतीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है, शैक्षिक तकनीकी एवं संचार सूचना तकनीकी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बीएड द्वितीय वर्ष जो है आपका, उसके बारे में भी कहें तो आपको बता दिया जाए तो बीएड द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। और आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए द्वितीय वर्ष का, उसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन। और जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है बीएड द्वितीय वर्ष का, वो है समकालीन भारत की शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। तो ये समस्त मुद्दों को हम मतलब कि समस्त चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है अगर जो है सेटिस्फाई हैं, आप लोग कहते हैं, अगर आप लोगों की राय है तो मैं जल्द ही आपको और भी क्लासेस देने का प्रयास करूंगा। इसका मॉडल पेपर भी आपको देने का प्रयास करूंगा आपके एमए करियर यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग वहां पर जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा से बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। ओके, चलिए धन्यवाद।